हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम अमेरिका के संविधान के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने अमेरिका के संविधान के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। एक बड़ी पृष्ठभूमि मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी कि किस तरीके से अमेरिका के संविधान का निर्माण जो था वो शुरू हुआ था। एक आरंभिक सी बात मैंने आपको बताई थी कि 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। उसके बाद जब इसकी खोज हुई तो तात्कालिक रूप से उस समय वहां पर कुछ भारतीय और इसके अलावा धीरे धीरे करके यूरोप के विभिन्न देशों से अमेरिका में लोग आकर बसने लगे और खास तौर से इसमें अंग्रेज लोग हुआ करते थे। तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग आकर अमेरिका में हमने देखा कि बसने लगे। फिर उसके बाद मैंने आपसे ये बात कही थी कि यहाँ पर भारतीय और यूरोप के विभिन्न देशों से आए हुए लोगों की संस्कृतियों का मिश्रण हमको देखने को मिला। लेकिन यूरोप से पलायन अमेरिका की तरफ इसलिए हुआ क्योंकि धार्मिक कारण और आर्थिक कारण जो थे वो विद्यमान थे। आर्थिक कारणों में आर्थिक विपन्नता जो थी वो प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी और इसके अलावा धार्मिक कारणों में धार्मिक अत्याचार जो थे वो प्रमुख रूप से थे। चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में तो धार्मिक अत्याचार जो थे वो बहुत बढ़ गए थे। इसके बाद वहां पर जो इंग्लैंड के लोग रह रहे थे या जो अंग्रेज थे वे ये चाहने लगे कि सम्राट से उपनिवेशों की स्थापना का, अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना का आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया जाए और 1775 ईस्वी में आज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद 13 उपनिवेश वहां पर स्थापित हो गए और आंतरिक मामलों में इन उपनिवेशों को पूरी तरह से स्वतंत्रता थी। लेकिन विदेश नीति और युद्ध संबंधी जो निर्णय थे उनके संबंध में या जो सेना संबंधी विषय था वो सारे विषय अंग्रेजों के पास में या ब्रिटिश सम्राट के पास में हुआ करते थे। तो आंतरिक रूप से वो पूरी तरह से उपनिवेश स्वतंत्र थे, लेकिन बाहरी रूप से वो युद्ध और दूसरे तरह के पड़ोसी देशों के साथ संबंध और सेना संबंधी निर्णयों के लिए वे अंग्रेजों के ऊपर या ब्रिटिश सम्राट के ऊपर निर्भर करते थे। बाद में जब उपनिवेश जो थे उनके मन में अपनी धरती के प्रति प्रेम की भावना जो थी वो जागृत हुई, उनके मन में अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई, अपनी जाति अपनी सभ्यता के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में जो कि सेना नायक बने, उन्होंने क्या किया, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के साथ में अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी। तो एक बड़ी औपनिवेशिक जो पृष्ठभूमि थी वो हमारे सामने है। फिर हमने देखा कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में जब आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई तो उन्होंने अमेरिकी उपनिवेशों की जनता के ऊपर कर लगाने शुरू किए और अमेरिकी उपनिवेश में रहने वाली जो अमेरिकी उपनिवेशी जो जनता थी उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इस तरह की बात जो थी वो सामने आई। इसके बाद में प्रथम और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस हुई और इसके बाद हमने क्या देखा कि मई 1787 ईस्वी में 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन का आयोजन किया और इसकी अध्यक्षता जो थी वो जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने आप में की और विभिन्न प्रकार जैसे जेफरसन, मेडिसन, इस तरह के प्रतिनिधि जो थे वो इस सभा में मौजूद थे। लेकिन इस सभा में विरोधी हित थे परस्पर, क्योंकि 13 उपनिवेश थे और 13 उपनिवेश जो थे वो अपने अपने हितों को प्राथमिकता दे रहे थे। तो विरोधी हित थे और एक तरफ संघवाद का समर्थन करने वाले थे, दूसरी तरफ संघवाद का विरोध करने वाले लोग मौजूद थे। लेकिन अंत में 13 में से 9 उपनिवेशों की जनता ने क्या किया, अमेरिकी संविधान को स्वीकार किया और 4 मार्च 1789 ईस्वी से अमेरिकी संविधान जो था वो लागू हुआ था। इससे भी पहले बहुत सारी चीजें जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी वो चीजें आपको यहाँ पर जोड़नी होगी और एक बड़ी पृष्ठभूमि आपके सामने होगी। हम अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़े, हमने पढ़े कि उसके 7 अनुच्छेद है, 10,000 शब्द है, आधे घंटे में उस संविधान को पढ़ सकते हैं। उससे पहले हमें जो चीज पढ़नी है वो चीज है अमेरिकी संविधान के प्रमुख स्रोत कौन से है। अमेरिकी संविधान के स्रोत कौन से है? पहला स्रोत मैंने बताया यहाँ पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन निर्मित संविधान जो था वो एक प्रकार का अस्थि पंजर था। फिर उसके बाद कांग्रेस की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां, अमेरिकी कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य, न्यायिक निर्णय, न्यायाधीशों द्वारा जो निर्णय दिए गए थे वो, और इसके अलावा जो परंपराएं थी वो अमेरिकी संविधान के स्रोत है। तो हम व्याख्या करते हैं इसकी। पहला पॉइंट लेते हैं, फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित जो संवैधानिक ढांचा था वो केवल एक अस्थि पंजर था। उस अस्थि पंजर के ऊपर कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों ने और कांग्रेस द्वारा पारित किए गए अधिनियमों ने
क्या करने का काम किया, मांस चढ़ाने का काम किया। अमेरिकी राष्ट्रपतियों के नेतृत्वों ने भी अमेरिकी संविधान के विकास में योगदान दिया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस की अनुमति के बिना उन्होंने सेनाओं को युद्ध में भाग लेने का आदेश दिया। और तब से लेकर कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार किया कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय संकट देखे या अंतर्राष्ट्रीय संकट देखे या अपने देश के ऊपर संकट देखे, तो राष्ट्रपति कांग्रेस की अनुमति के बिना भी सेनाओं को युद्ध में भाग लेने के लिए भेज सकता है। तो और इसके अलावा हमने क्या देखा कि जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने और वुडरो विल्सन ने अपनी एक व्यक्तिगत कैबिनेट का गठन किया और उससे परामर्श लेकर काम करना शुरू किया, तो कैबिनेट पद्धति का वहां पर क्या हुआ, विकास हुआ। तो अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम कार्यपालिका का नेतृत्व जो था जिन व्यक्तियों के द्वारा किया गया, उनके द्वारा भी अमेरिकी संविधान के विकास का कार्य जो था वो किया गया। तो बहुत सारी चीजें आपके सामने है, मैंने रखी है आपके सामने, जिसने क्या किया, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जो संवैधानिक ढांचा बनाया गया था, जो केवल एक अस्थि पंजर का काम करता है, उसके ऊपर मांस चढ़ाने का काम किया। इसके अलावा जो न्यायिक निर्णय थे, न्यायिक निर्णय कौन से, मतलब न्यायपालिका के द्वारा जो न्यायिक निर्णय दिए गए, जैसे कि निहित शक्तियों का सिद्धांत जो था, जिसमें कि कांग्रेस की शक्तियां, जिसके द्वारा संघीय कांग्रेस की शक्तियां जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और वाणिज्य धारा का न्यायपालिका ने जो एक्सप्लेन किया उसको, उसकी व्याख्या की, उसके द्वारा बहुत सारे विषयों पर, जैसे रेल, डाक, तार, जहाजरानी, मुद्रा, टंकण, इतने सारे विषयों के ऊपर कांग्रेस को कानून बनाने का अधिकार जो था वो मिल गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि न्यायपालिका के द्वारा जो न्यायिक निर्णय दिए गए, चाहे वो निहित शक्तियों का मैकुलेश बनाम मैरीलैंड विवाद हो, चाहे फिर वो विवाद कौन सा हो, मार्बनी बनाम मेडिसन विवाद हो, जिसमें न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया, उनके द्वारा संवैधानिक विकास जो था वो हमारे सामने आता है। बहुत बार न्यायपालिका ने क्या किया कि कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या कर दिया, रद्द कर दिया। इसके अलावा जो संवैधानिक संशोधन हुए, 27 संवैधानिक संशोधन हुए हैं। प्रथम 10 संवैधानिक संशोधन जो थे वो अमेरिकी संविधान में नागरिकों के अधिकार पत्र को शामिल करने से संबंधित थे। इसके अलावा 13, 14 और 15 जो थे वो गृह युद्ध जनित जो थे वो संशोधन थे। और 26वां संवैधानिक संशोधन जो था वो मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित था। इसी तरह से 17वां संवैधानिक संशोधन जो था वो अमेरिकी सीनेट का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किए जाने से संबंधित था। 19वां संवैधानिक संशोधन महिलाओं के मताधिकार को जारी करने से संबंधित था। तो विभिन्न प्रकार के संवैधानिक संशोधनों ने क्या किया, जो अस्थि पंजर किसने तैयार किया था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जिस ढांचे को तैयार किया गया था, जिसके ऊपर 13 में से 9 उपनिवेशों ने या 9 राज्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, उस अस्थि पंजर के ऊपर मांस चढ़ाने का काम किया न्यायपालिका ने, व्यवस्थापिका ने और कार्यपालिका ने। न्यायपालिका ने निर्णय दिए, कार्यपालिका ने कार्य किए और व्यवस्थापिका ने कानून बनाए और अधिनियमों को पारित किया। और जो उसकी अंतर्निहित शक्तियां थी, वो अंतर्निहित शक्तियां जो थी वो सामने आती चली गई। जैसे कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति की कैबिनेट का जिक्र नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति की कैबिनेट की जगह कार्यपालिका के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, कार्यपालिका के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, जिससे कि कांग्रेस को क्या मिल गया, कार्यपालिका के विभिन्न विभागों का गठन करने और उनकी कार्यप्रणाली को निर्धारित करने और उनके कार्य को निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। तो अमेरिकी संविधान क्या है, अस्पष्ट है, 7 ही अनुच्छेद है, उसके अंदर 10,000 शब्द हैं, आधे घंटे में आप उसको पढ़ सकते हैं। जगह जगह अस्पष्टता है, जहां कहीं भी संवैधानिक प्रश्नों को लेकर या कानून की व्याख्या को लेकर सरकार के अंगों के बीच में विवाद हुआ, वहां पर न्यायपालिका ने क्या किया, संविधान की व्याख्या की। तो न्यायपालिका संविधान की व्याख्याकार है। और जस्टिस हुज ने तो यहाँ तक कहा था कि हम सभी संविधान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन संविधान वही है जैसा कि न्यायाधीश कहते हैं। तो इतनी सारी बातें जो है वो अमेरिका के संविधान का विस्तार करने वाली साबित हुई है। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन निर्मित संविधान जो था वो अस्थि पंजर था, जिसके ऊपर कांग्रेस ने, न्यायपालिका ने और व्यवस्थापिका ने या राष्ट्रपति जो कि राष्ट्राध्यक्ष का जो पद था उसके ऊपर जो व्यक्ति आसीन हुए, उन्होंने क्या किया, इस संविधान का विकास किया। कांग्रेस का व्यवस्थापन संबंधी कार्य, इसकी मैंने बात की यहाँ पर आपसे।
अमेरिकी कार्यपालिका द्वारा विकास, मतलब जो जैसे वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन, वुडरो विल्सन, जैसे वुडरो विल्सन के बारे में मेरे को एक बात याद आती है कि वुडरो विल्सन वे राष्ट्रपति थे जो कि कांग्रेस को राजी नहीं कर पाए इस बात के लिए कि अमेरिका राष्ट्र संघ का क्या बने, सदस्य बने। और शायद राष्ट्र संघ की विफलता के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण यही था कि वुडरो विल्सन जो थे वो जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो कांग्रेस द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं कर पाए। किस चीज के लिए? कि अमेरिका किसका सदस्य बने, राष्ट्र संघ का। तो सीनेट की अनुमति जो है वो आवश्यक होती है। आगे आप जब नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि सरकार के तीनों अंग ऊपर से देखने पर तो पृथक पृथक दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और यह बात स्वाभाविक सी है कि सरकार के अंग अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, वरना शासन व्यवस्था का संचालन संभव नहीं हो पाएगा। न्यायिक निर्णयों की बात करी मैंने, मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद, मैकुलेज बनाम मैरीलैंड विवाद, यानी निहित शक्तियों का सिद्धांत, इस तरह की सिद्धांतों की बात की जिसके अंतर्गत वाणिज्य धारा का उसने व्यापक विस्तार से वर्णन किया या उसकी व्याख्या की, जिसके कारण से कांग्रेस को बहुत सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिला और संविधान का विकास हुआ। और सबसे आखिर में यहाँ पर है परंपराएं। जैसे ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का महत्व है, वैसा महत्व जो है वो अमेरिकी संविधान में परंपराओं का नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति की कैबिनेट का जिक्र नहीं मिलता है। किसी भी व्यक्ति को जो सीनेट का चुनाव लड़ना चाहता है उसको न सिर्फ उस राज्य का बल्कि उस जिले का भी निवासी होना चाहिए जहां से वो सीनेट का चुनाव लड़ना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो चुनाव था वो पहले अप्रत्यक्ष था, लेकिन परंपराओं के कारण ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित, प्रत्यक्ष रूप से क्या हो गया, उसका चुनाव जो था वो होने लगा। सीनेट की शिष्टता ये भी किससे संबंधित है, परंपराओं से संबंधित है। सीनेट की शिष्टता जो है वो भी परंपराओं से संबंधित है। तो परंपराएं केवल ब्रिटेन के संविधान में महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती, बल्कि अमेरिका के संविधान के संबंध में भी परंपराओं का बहुत ज्यादा महत्व है और इसने अमेरिका के संविधान के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज हमने केवल सतही तौर पर पढ़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापक रूप में आप अगर पढ़ना चाहें तो भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैटर आपके पास में अवेलेबल बहुत थोड़ा सा है। तो आप भी सिर्फ क्या करेंगे, ऊपर से जो मोटी मोटी सी बातें हैं जिनके बिना आप अमेरिकी संविधान का अध्ययन नहीं कर सकते, उन सारी बातों को आप याद रखिए। विभिन्न संवैधानिक निर्णय जो दिए गए या जो न्यायिक व्याख्याएं की गई या जो संविधान में संशोधन किए गए उनके बारे में याद कीजिए और फिर उसके बाद में अमेरिकी संविधान के स्रोतों के बारे में आप आराम से बता सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था अमेरिका के संविधान के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। कई बार विशेषताएं ना पूछकर बल्कि ये पूछ लिया जाता है कि किन परिस्थितियों में अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ और इस संविधान के विभिन्न प्रकार के स्रोत कौन कौन से थे। तो आज मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत है। कल हम अमेरिकी संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सामने बड़ी पृष्ठभूमि आपके सामने होगी।